हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी का जो 60 नंबर सीडीपी जो आपकी केवीएस के एग्ज़ाम में 60 नंबर पेडोलॉजी यहाँ से पूछेगी। तो वहाँ से हम एक एक चैप्टर जितनी भी आपकी सिलेबस है, सिलेबस मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि सिलेबस 5 सेक्शन में डिवाइड करके दिया हुआ है। तो उसी क्रम में पहला जो सेक्शन है उसमें हमें पढ़ना है बाल मनोविज्ञान, और इसमें विकास और वृद्धि, फिर वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास के सिद्धांत, और विकास से जो भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछेगी, मतलब जो भी चीज़ें आपके सिलेबस में है वो सभी हम एक ही क्लास में यहाँ पे कवर करेंगे। आज हमारा सेक्शन 1 जो 5 सेक्शन में उन्होंने डिवाइड किया है, तो सेक्शन ए मतलब सिर्फ विकास वाले चैप्टर से 10 नंबर प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ से हम अगर बाल विकास वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 10 नंबर यहाँ से प्रश्न पूछने की जो आपकी एग्ज़ाम में पैटर्न है, जो सिलेबस में है, वहाँ से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद इसी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ से हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक पूरा सेक्शन ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा 4 सेक्शन। 4 सेक्शन में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे सी टेट में कॉमन नहीं है उसको भी हम पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट मैं सरसरी निगाह से आपको बताते चलूंगी क्योंकि आप एक बार इसको पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ आपको एक बार रिवीजन की ज़रूरत है। विकास का प्रत्यय एवं अधिगम से संबंध, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। वृद्धि क्या होती है? व्यक्ति के शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक शरीर के विभिन्न अंगों में जो आकार प्रकार में परिवर्तन होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इत्यादि में भार में जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं वृद्धि। व्यक्ति के विकास की रचना में परिवर्तन होने का सर्व प्रमुख कारण बाह्य वातावरण से अंतःक्रिया करना है। व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं का निर्माण एवं विघटन सामाजिक वातावरण, भोजन और जलवायु आदि के प्रभाव स्वरूप होता रहता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति के शरीर की लंबाई चौड़ाई एवं भार में वृद्धि होती है। तो कभी उसका वजन बढ़ जाता है, कभी उसका वजन घट जाता है, कभी कोई व्यक्ति लंबा होता है, कभी चौड़ा होता है, कभी छोटा होता है। इस तरीके से जो उसमें शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं उसी को कहते हैं वृद्धि। आगे है विकास। यहाँ पे दिया हुआ है कि शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना ही वृद्धि कहलाता है। ऐसी वृद्धि जिसका मापन करना संभव हो। विकास किसे कहते हैं? विकास शब्द परिवर्तन का घोतक है। व्यक्ति में यथासंभव होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को ही विकास कहा जाता है। विकास के अंतर्गत व्यक्ति में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तन भी सम्मिलित होता है। जैसे जो वृद्धि होती है उसमें केवल शारीरिक संगठन से मतलब होता है, लेकिन जो विकास होता है शारीरिक के साथ साथ वो सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक इत्यादि पक्ष को भी लेकर आगे बढ़ता है। तो जो आपकी वृद्धि होती है वो संकुचित होती है, जो विकास होता है वो व्यापक होता है। फिर है विकास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक एवं संज्ञानात्मक परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है, और ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। या तो मात्रात्मक परिवर्तन होगा या तो गुणात्मक परिवर्तन होगा। या तो मात्रात्मक होगा या तो गुणात्मक होगा। स्किनर के अनुसार विकास जीव और वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। तो इसको स्टेटमेंट को याद करने की ट्रिक है कि प्रतिफल किसको प्राप्त होता है, फल की इच्छा किसको होती है, मनुष्य को होती है। मनुष्य जब भी कोई कार्य करता है तो वो उसके फल की इच्छा रखता है कि इस कार्य के बदले हमें क्या मिलेगा। जैसे हम केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हम भी यही टारगेट रखेंगे, हमारा भी यही इच्छा होगी कि इसके बदले जो हम तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे हाथ में एक ज्वाइनिंग लेटर मौजूद हो। तो हम भी इच्छा कर रहे हैं, फल पाने की इच्छा कर रहे हैं। तो वो फल पाने की इच्छा कौन करता है? नर। नर का मतलब मानव करता है। तो यहाँ से नर से आप इसको रिलेट कीजिएगा स्किनर को। स्किनर कहते हैं विकास जीव और वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। स्टेटमेंट किसी को हूबहू याद नहीं होता है। याद करने का एक ही मात्र तरीका है कि आप इसको कोरिलेट करके अपने संज्ञान में रख लीजिए। क्योंकि एक स्टेटमेंट सुपर टेट के 68,000 में भी पूछा था, 69,000 वाले एग्जाम में जो हुआ था सुपर टेट का उसमें भी स्टेटमेंट से एक प्रश्न आया हुआ था, इसलिए स्टेटमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है।
हरलाक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। यहाँ से आप याद रखिएगा कि हरलाक मतलब लॉक कहते हैं कि जो विकास है वो अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है मतलब लॉक हो गई है, लॉक नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट हरलॉक का है कि अभिवृद्धि जो विकास है वो अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। इसके बजाय इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का है प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो यहाँ से हमें हरलॉक का याद रखना है कि यह सीमित नहीं है, जो विकास है वो अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। और प्रतिफल की इच्छा कौन रख रहा है? मनुष्य यानी कि स्किनर। आगे है गैसल के अनुसार विकास प्रत्यय से अधिक है। गैसल कहते हैं विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा जांचा और किसी सीमा तक तीन प्रमुख दिशाओं शरीर अंक विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। इन सब में व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम होता है। ये स्टेटमेंट गैसल का है। तो बाल विकास में तीन स्टेटमेंट विकास में इम्पॉर्टेंट है पढ़ना, हरलॉक का, स्किनर का और गैसल का। गैसल का जो ये है ये सी टेट के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है प्रश्न। सी टेट के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गैसल भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी तीन स्टेटमेंट हरलॉक आप याद कर लेंगे कि वो सीमित नहीं होता है और प्रतिफल की इच्छा स्किनर रखते हैं मतलब मनुष्य रखता है। फिर गैसल का स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट आपको यहाँ से अपने दिमाग में रखना है। आगे है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वृद्धि शारीरिक मानसिक, तो यहाँ से हम सिर्फ देख लेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, तो वहाँ से दोनों हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वृद्धि एवं विकास में अंतर। अभिवृद्धि का स्वरूप, सबसे पहले अभिवृद्धि देखते हैं तो अभिवृद्धि का स्वरूप वह होता है, अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। मतलब जो वृद्धि होती है वो मैक्सिमम 21 वर्ष तक, सबसे ज़्यादा अगर एक एवरेज भी देखा जाए मतलब एक चरम सीमा भी देखी जाए तो मैक्सिमम 21 वर्ष तक वृद्धि होती है। आगे है अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, क्योंकि अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में इसलिए होता है क्योंकि यह मैक्सिमम 21 वर्ष तक ही होता है और यह रुक जाता है। अभिवृद्धि केवल व्यक्ति के शारीरिक संगठन के आधार पे, माप तौल मात्रा इत्यादि के आधार पे होता है, इसलिए इसको संकुचित कहते हैं। अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, अभिवृद्धि का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है। मनुष्य की अभिवृद्धि जितनी होनी है उतनी होगी ही, उसका कोई टारगेट नहीं होता है। अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, जैसे ऊंचाई, भार को तौल सकते हैं, लंबाई को नाप सकते हैं, तो ये सभी जो चीज़ें हैं इसको हम सीधे मापा जा सकता है। इतनी चीज़ें अभिवृद्धि के बारे में है। आगे है विकास। विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है क्योंकि इसमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक और सामाजिक संवेगात्मक विकास भी इंक्लूडेड होता है। और यह व्यापक इसलिए होता है क्योंकि ये जन्म से या फिर गर्भावस्था से मृत्यु तक यानी कि मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है विकास, इसलिए इसको व्यापक अर्थ में देखा जाता है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है, विकास के लिए निश्चित दिशा होती है, विकास का कोई न कोई लक्ष्य होता है। विकास का सीधा मापन करना संभव नहीं है, बुद्धि को सीधे मापा नहीं जा सकता है, इसलिए जो विकास है इतनी चीज़ें विकास के बारे में है। और ऊपर जो है जिसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, जो संकुचित होता है, जो रेखीय होता है। यहाँ से आपसे प्रश्न बनता है कि अभिवृद्धि क्या होती है, तो अभिवृद्धि रेखीय होती है, लीनियर होती है, जबकि विकास जो है वो स्पाइरल होता है। विकास स्पाइरल होता है, जो अभिवृद्धि होती है वो लीनियर होती है। विकास की अवस्थाएं गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं।
जन्म से 5 वर्ष की आयु तक शैशवावस्था, 5 से 12 वर्ष की आयु तक बाल्यावस्था, कहीं-कहीं पे आपको 6 से 12 दिखेगा। तो ये एक एवरेज है, एक ओवरऑल है कि 5 जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था, फिर 5 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, फिर 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था और 18 वर्ष से अधिक को प्रौढ़ावस्था के कैटेगरी में रखा गया है। गर्भाधान की अवधि 9 माह 10 दिन मतलब 280 दिन होता है। 5 वर्ष शैशवावस्था चलती है, 7 वर्ष की अवधि होती है मतलब 5 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में 7 वर्ष की जो अवधि होती है वो बाल्यावस्था की, 6 वर्ष की अवधि को किशोरावस्था यानी 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था और 60 से अधिक मतलब जो प्रौढ़ावस्था होती है 18 वर्ष से ऊपर, 18 वर्ष के बाद जब तक चलती रहती है उसको प्रौढ़ावस्था में रखा गया और ये लगभग 60 वर्ष से अधिक की अवधि मानी जाती है। आगे है विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन। विकास क्रम में जो परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो विकास होता है इसके अंदर ही आता है अभिवृद्धि। मतलब अभिवृद्धि के साथ साथ विकास भी होता रहता है। जब अभिवृद्धि रुक जाती है लेकिन विकास जो है वो मृत्यु पर्यंत तक, जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। तो उसमें विकास में आकार प्रकार में परिवर्तन होता है। शारीरिक रूप से देखा जाए तो आकार प्रकार में परिवर्तन होता है। अंग प्रत्ययों के अनुपात में परिवर्तन होता है, जैसे बालक एवं वयस्क के अंग प्रत्यांगों के अनुपात में अंतर होता है। बाल्यावस्था में हाथ पैर की अपेक्षा सिर बड़ा होता है, किंतु शैशवावस्था में आने पर अनुपात वयस्कों के समान होता है। इसी प्रकार किशोरावस्था में आने पर यह अनुपात वयस्कों के समान होता है। इसी प्रकार का अंतर मानसिक विकास में भी देखने को मिलता है। इसलिए अंग प्रत्ययों का जो परिवर्तन होता है वो भी विकास को प्रभावित करता है। कुछ चिन्हों का लोप होने लगता है, जैसे विकास के साथ साथ थाइमस ग्रंथि, दूध के दांत आदि का लोप हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि किस ग्रंथि का जो है विकास के साथ साथ लोप होता है, तो यहाँ पर थाइमस ग्लैंड का जैसे जैसे विकास होता है तो बालक का शैशवावस्था के बाद जब वो बाल्यावस्था में आता है तो उसकी थाइमस ग्लैंड जो होती हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं, उनका लोप हो जाता है। वहीं दूध के दांत गिरने लगते हैं और स्थायी दांत आने लगते हैं। इसके साथ ही वो बाल क्रियाओं एवं क्रीड़ाओं को भी त्याग देता है और बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। फिर है नवीन चिन्हों का प्रकटीकरण। वृद्धि के साथ साथ बालक में अनेक नवीन शारीरिक एवं मानसिक चिन्ह प्रकट होने लगते हैं, जैसे स्थायी दांतों का उगना, लैंगिक चेतना का भी विकास होता है कि मैं लड़का हूँ, वो लड़की है, मैं उसके साथ नहीं खेलूंगा। बाल्यावस्था में लड़के अपने ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं, लड़कियां अपने ग्रुप में खेलना पसंद करती हैं। विकास के विभिन्न पक्ष। शारीरिक विकास। बालक के विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष उसका शारीरिक विकास है, जैसे व्यक्ति के शारीरिक विकास की जन्म पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बांटकर समझा जा सकता है। ये जो है बालक का शारीरिक विकास, वो विकास के विभिन्न पक्ष के अंतर्गत आता है। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास। पियाजे के अनुसार मानसिक विकास में पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। पियाजे ने संगठन तथा अनुकूलन की योग्यता को संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 प्रमुख विशेषता मानी है। किसको? संगठन और अनुकूलन को। ब्रूनर ने क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक नामक 3 अवस्थाएं दी हैं। अगर प्रश्न बने कि ब्रूनर के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं विकास की, तो 3 अवस्थाएं हैं, क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक। यहाँ से ब्रूनर की 3 अवस्थाएं हैं। संज्ञानात्मक विकास का वर्गीकरण किया और संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। यहाँ से अगर प्रश्न बने कि निम्न में से कौन से विकास की अवधारणा नहीं रखते हैं, तो रखने वाले का आप नाम याद रख लीजिए, पियाजे, ब्रूनर, ये जो दोनों है वो संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा को रखते हैं, अर्थात विकास को महत्व देते हैं। जैसे आगे है संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो संवेग व्यक्ति के आवेग को प्रदर्शित करते हैं, जैसे भय, क्रोध, घृणा
वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य कुछ प्रमुख संवेग हैं। संवेगों का मानव जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। धनात्मक संवेग व्यक्ति के व्यवहार को परिपूर्ण बनाते हैं। संवेग की स्थिति में विचार प्रक्रिया में शिथिलता आ जाती है। संवेग मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होते हैं। शैशवावस्था में जो संवेग होते हैं वे संवेगात्मक व्यवहार प्राय अस्थिर होते हैं की ओर अग्रसर होने लगते हैं। इसी तरीके से जो संवेग है उनका भी विकास होता है। फिर है नैतिक विकास। विकास के पक्ष में नैतिक विकास। नैतिक विकास से तात्पर्य नैतिक मानदंडों को समाहित करना है जिससे व्यक्ति नैतिक मूल्यों के अनुरूप आचरण कर सके। तो नैतिक विकास को कोहलबर्ग ने दिया था। ये जो है भी विकास को कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को दिया था और कोहलबर्ग भी विकास से प्रभावित है। तो यहाँ से पियाजे, ब्रूनर, कोहलबर्ग 3 हो गए। कोहलबर्ग ने नैतिक समानता तथा नैतिक सापेक्षता बताई, जबकि पियाजे ने नैतिक विकास के 3 स्तर क्रमशः नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता का वर्णन पियाजे ने किया है, जबकि कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर नामक 3 स्तरों में नैतिक विकास को बांटा है। पियाजे ने भी नैतिक विकास को 3 भागों में बांटा है। कौन से? नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता। ये तीनों पियाजे का है, जबकि कोहलबर्ग का पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, ये 3 कोहलबर्ग की नैतिक अवस्थाएं हैं। पूर्व परंपरागत स्तर को यहाँ से हम कोहलबर्ग का ही सिर्फ यहाँ पे ओवरऑल 3 अवस्थाएं देखेंगे। इसके बाद जब हम कोहलबर्ग पियाजे को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसके सिद्धांतों को भी अच्छे से देखेंगे। आगे है विकास को प्रभावित करता है सामाजिक विकास भी। जैसे विकास के पक्ष कौन कौन से हो गए? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए आवश्यक सामाजिक व्यवहार, मान्यताओं तथा परंपराओं को अर्जित करने से है। सामाजिक अंतरक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति समाज के आदर्शों, मूल्यों और विश्वासों में आस्था रखना सीखता है। ये सभी सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं। आगे है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। पौष्टिक भोजन, शुद्ध हवा और प्रकाश, लिंग भेद, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां विकास को अभिवृद्धि को प्रभावित करती है। रोग और चोट, पारिवारिक परिस्थितियां और संस्कृति, इतनी चीजें वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करती है। आगे है शैशवावस्था। अभी तक हमने क्या क्या देखा? वृद्धि और विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है। 3 डेफिनेशन देखा। स्कीनर यानी नर का देखा, किसको फल मिलता है? नर को। तो प्रतिफल जहाँ आए वहाँ स्कीनर होना चाहिए। फिर लॉक कहते हैं यानी कि हरलॉक कहती हैं कि जो विकास है वो अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। तो यहाँ से हरलॉक का हमने देखा। फिर एक स्टेटमेंट हमने गैसल का देखा। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ से विकास में देखा। फिर उसके बाद अभिवृद्धि और विकास के अंतर देखा। फिर उसके बाद अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखा है। अब हम पढ़ेंगे शैशवावस्था, यानी कि शैशवावस्था में अभिवृद्धि क्या होती है, विकास किस प्रकार का होता है, बाल्यावस्था में कैसा होता है और किशोरावस्था में कैसा होता है। सबसे पहले शैशवावस्था जो होता है वो अधिगम का आदर्श अवस्था होता है। अगर प्रश्न पूछे कि आदर्श काल किसे कहते हैं तो शैशवावस्था को। इसमें शैशवावस्था में अधिगम के लिए क्या आयोजन होना चाहिए, क्या प्रारूप होना चाहिए? तो उचित वातावरण होनी चाहिए, परिवार का, एक शिक्षक का, एक समुदाय का उचित व्यवहार होना चाहिए, जिज्ञासा, शांति होनी चाहिए। जब आप अपने घर में देखते होंगे कि 2 या 4 साल का बच्चा होता है तो वो बार बार चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछता है। कहता है, मम्मी ये ऐसे क्यों है, मम्मी वो चीज़ क्यों खराब है, मम्मी ये आटा क्यों बना रही हो, रोटी क्यों बना रही हो, मेरे रोटी से चिड़िया क्यों नहीं बना रही हो, फिर चिड़िया को तुम सेक क्यों नहीं रही हो।
मम्मी रोटी को ऐसे डिज़ाइन से बनाओ, मम्मी रोटी पर इस तरीके की चीज़ें क्यों है? तो वो बच्चे की जो आपकी जिज्ञासा है उसको शांत करिए। अगर आप बच्चे के प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, उसकी जिज्ञासा को शांत नहीं करेंगे, तो बच्चा फिर निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है उसका जवाब दीजिए, ताकि बच्चे की जिज्ञासा शांत हो और वो और प्रश्न पूछे और उत्सुक रहे। उसको जो है उसके मन में कुंठे वाली भाव न उत्पन्न हो। फिर है यथार्थ का ज्ञान, आत्मनिर्भरता का विकास हो। जैसे शुरू में बच्चा खुद से पानी नहीं पीता है, फिर धीरे धीरे बच्चा अपने से पानी पीने लगता है, तो यहाँ पे उसकी आत्मनिर्भरता स्वयं पे बनने लगती है। वो अपने से मलमूत्र इत्यादि का त्याग करना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ से आत्मनिर्भरता का विकास होता है। आगे है निहित गुणों का विकास। बालक के अंदर जो निहित जन्मजात गुण होते हैं वो प्रफुल्लित होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं कि जो बच्चा है उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है। सामाजिक भावना का विकास, आत्म प्रदर्शन का अवसर, मानसिक क्रियाओं का अवसर, स्वस्थ स्वस्थ आदतों का निर्माण, ये सभी जो है शैशवावस्था की अवस्थाएं हैं। शैशवावस्था में ये सारी चीजें होती हैं। मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। खेल खेल में अधिगम को कराया जाना चाहिए तथा क्रिया के माध्यम से अधिगम होना चाहिए। चित्रों कहानियों के द्वारा अधिगम देना, अंग संचालन के द्वारा अधिगम कराया जाना चाहिए। ये चीजें थी शैशवावस्था का, आदर्श काल की अवस्था की इतनी जो है विशेषताएं थी। अब हम चलेंगे बाल्यावस्था। अधिगम की दृष्टि से इसको अनोखा काल कहा जाता है। श- आदर्श काल शैशवावस्था को और अनोखा काल बाल्यावस्था को। और अनोखा काल बाल्यावस्था को किसने कहा? तो कुल एवं ब्रूस ने कहा है। बाल्यावस्था में अधिगम का स्वरूप, भाषा के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो बच्चे की घर की भाषा है उसको धिक्कारना नहीं चाहिए। बच्चे के घर की भाषा को यानी कि मदर टंग को सुमेलित करके उसका प्रयोग करके उसको नए भाषा की जानकारी दी जानी चाहिए। उचित विषयों का चयन होना चाहिए। रुचिकर विषय सामग्री होनी चाहिए। अधिगम परक पाठ्यक्रम होना चाहिए। जिज्ञासा की शांति होनी चाहिए। रुचिकर शिक्षण विधियां होनी चाहिए। सामूहिक भावनाओं की संतुष्टि होनी चाहिए। रचनात्मक अधिगम हेतु प्रावधान किया जाना चाहिए। पर्यटन एवं स्काउटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए तथा अधिगम उन्नयन हेतु पाठ्यसागामी क्रियाओं का भी आयोजन किया जाना चाहिए। संचयात्मक मूल प्रवृत्तियों का विकास हो, संवेग संबंधी अधिगम हो, सामाजिक अधिगम का विकास किया जाना चाहिए तथा नैतिक एवं मूल्य शिक्षा का आयोजन भी किया जाना चाहिए। फिर है प्रेम एवं सहानुभूति पर आधारित अधिगम बाल्यावस्था में दिया जाना चाहिए। इतनी चीजें बाल्यावस्था से थी कि जो है भाषा का विकास को प्राथमिकता हो, उचित विषय का चयन हो, रुचिकर विषय सामग्री हो, अधिगम परक पाठ्यक्रम हो, जिज्ञासा की शांति हो, रुचिकर शिक्षण विधियां हो, सामूहिक भावनाओं की संतुष्टि हो। ये सभी बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। इतनी में बाल्यावस्था में ऐसे बच्चों को अधिगम दिया जानी चाहिए। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था को अधिगम का कठिन काल कहते हैं। कठिन काल किशोरावस्था को, अनोखा काल बाल्यावस्था को, जबकि आदर्श काल शैशवावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था को कठिन काल के रूप में क्यों देखा जाता है? क्योंकि इनमें बच्चों के अंदर समायोजन में असमर्थता होती है। वो अपनी बात को सत्य करने के लिए सामने वाले से, बड़ों से लड़ पड़ते हैं। वो जो है जल्दी समाज में समायोजन नहीं कर पाते हैं। उनमें संवेगात्मक अपरिपक्वता होती है। यौन आकर्षण और कामुकता पाई जाती है। किशोरावस्था में वो विषम लिंगियों के प्रति आकर्षित होते हैं। निषेधात्मक व्यवहार पाया जाता है। जैसे अगर आप किसी किशोर को, किसी 15 साल 16 साल के बच्चे से आप कहेंगे कि ये काम तुम मत करो, वो कहेगा मैं पिकनिक पे जाऊंगा, मैं नदी के किनारे जाऊंगा, तो आप सोचेंगे कि नदी के किनारे जाओगे, बाढ़ आई है, गिर जाओगे, डूब जाओगे। इस तरीके से अगर आप उन्हें मना करोगे तो वो आपसे लड़ पड़ेंगे और जबरदस्ती वहां पे जाएंगे। तो इस प्रकार से किशोरावस्था